जब विराट राठौड़ ने आर्य से रुद्र को मारने के प्लान के बारे में पूछा तो वो चौंक गया, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि दोनों परिवारों के बीच की दुश्मनी बहुत गहरी थी और ये दुश्मनी कोई आम दुश्मनी नहीं थी और वो दोनों परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इसलिए शायद दोनों परिवारों के बीच कभी दोस्ती हो पाना मुमकिन नहीं था और अभी रुद्र के मरने से रंधावा परिवार को कमजोर किया जा सकता था। इसलिए ना चाहते हुए भी आर्य ने ऐसा करने का सोचा और अपने चाचा को बताने लगा। आर्य ने अपने चाचा विराट राठौड़ से कहा, रंधावा परिवार और राठौड़ परिवार के बीच जो भी था उस हिसाब से तो दोनों ही परिवार एक दूसरे को जानी दुश्मन समझते हैं। अभी जो हुआ है उसके बाद तो अभिमन्यु चंदेल की राठौड़ परिवार पर पैनी नजर है और वो खुद भले ही इसमें ना पड़े, लेकिन अपने आदमियों की मदद से वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए इससे पहले कि जो रुद्र के साथ हुआ उसका बदला ले, हम रुद्र को ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए वो लोग थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जाएंगे और हमारे परिवार का नुकसान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी प्लानिंग यहां कुछ काम की होगी, तो आप इस बारे में कुछ सोचिए। आर्य की बात सुनकर विराट राठौड़ अपनी सोच से बाहर निकला और आर्य से कहा, रुद्र को सिर्फ दो ही सूरतों में मारा जा सकता है, या तो उसको भोपाल शहर से दूर करके या फिर दक्षिण या उत्तर की तरफ से ले जाए, तभी हम उसे मार सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि हमें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो बॉर्डर पर पहुंचकर ठीक समय में रुद्र को मार सके। आर्य ने फिर से अपने चाचा से सवाल करते हुए कहा, तो क्या हम रुद्र को उस कालकोठरी में नहीं मार सकते? उसकी बात सुनकर उसके चाचा ने हंसकर कहा, हम लोग ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो सिपाहियों की टीम रुद्र रंधावा को उस काल कोठरी तक लेकर जाएगी वो बहुत पुराने लोग हैं और लोगों की शक की नजरों से बचने के लिए अभिमन्यु चंदेल उसे वहां से नहीं निकालेगा। इसलिए हमें उसे उस समय मारना होगा जब वो लोग उस कैद से निकाले जाएंगे। हमें उस मौके का फायदा उठाकर रुद्र को मारना होगा ताकि वो एक हादसे जैसा लगे और इल्जाम भी हम पर ना आए। ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जिनकी मौत उन्हें जेल ले जाने के वक्त हुई है, और तो और रुद्र अभी थोड़ा जख्मी भी है, तो हमें उसी बात का फायदा उठाना है। विराट राठौड़ का प्लान सुनकर आर्य की आंखें चमक उठी और उसने अपने चाचा से सवाल करते हुए कहा, लेकिन आप ये सब कैसे करोगे? आर्य की बात का जवाब देते हुए विराट राठौड़ ने कहा, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें इसमें पड़ने की जरूरत नहीं है। भले ही अभिमन्यु चंदेल कितना भी ताकतवर हो, पर भोपाल में तो मैं उससे ज्यादा पकड़ रखता हूं। जब आर्य ने अपने चाचा की बात सुनी तो उसको रियलाइज हुआ कि वो तो ये बात भूल गया था कि उसका चाचा विराट राठौड़ भोपाल के कमांडर थे। अभिमन्यु चंदेल या उसका कोई आदमी नहीं, उसके चाचा के कमांडर होते हुए उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। वो खुद देख लेंगे कि इस प्लान को कैसे अंजाम दिया जा सकता है।
आर्य ने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं किया था, इसलिए उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। इसी घबराहट में उसने अपने चाचा से कहा, चाचा जी, आपको तो बहुत सावधान रहना होगा। आप किसी को भी इस बारे में पता मत लगने देना। विराट ने आर्य को यकीन दिलाते हुए कहा, इस बात की फिक्र तुम मत करो। तुम्हारे चाचा को पता है कि कहां क्या करना है। आर्य को अपने चाचा पर भरोसा था, इसलिए उसे इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। आर्य ने थोड़ा बेफिक्र होते हुए इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर अपने चाचा की कमर पर पड़ी और उसे एक अलग सी चीज दिखाई दी, जो उसे जानी पहचानी तो लग रही थी। उसे वो जेड पेंडेंट दिखाई दिया जो शायद आर्य ने पहले भी कहीं देखा था। उसे देखते ही आर्य की सारी यादें ताजा हो गईं। आर्य के मन में अचानक से कुछ ख्याल आया और फिर उसने अपने चाचा से सवाल किया, चाचा, क्या कुछ दिनों से आपके आसपास कोई है जो अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा हो? आर्य ने जब अचानक से सवाल किया तो विराट को बहुत अजीब लगा, इसलिए उसने आर्य से सवाल करते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? आर्य को समझ नहीं आ रहा था कि अपने चाचा को सारी बात समझाए कैसे। तभी उसने अपने चाचा से कहा, क्योंकि उनका इरादा आपकी पोजीशन लेना है, तो जरूर उनके पास कोई दूसरा प्लान भी होगा। भोपाल और उसके आसपास जो डाकुओं का झुंड रहता है वो बहुत खतरनाक है। अगर उन लोगों ने उन्हें अपने साथ मिलाकर हमसे मुकाबला किया तो ये राठौड़ परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। हमें अब अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनना होगा, खास करके हमारे घर में जो नौकर रहते हैं उन्हें। विराट राठौड़ अपने भतीजे के हर एक शब्द को बड़े ध्यान से सुन रहा था और उस वक्त आर्य बात भी ऐसी ही कर रहा था जैसे उसे पता था कि क्या होने वाला था। जब विराट राठौड़ को लगा कि जरूर ऐसी कोई बात थी जो आर्य ने उसे अभी तक नहीं बताया था, तो उसने फिर से आर्य से सवाल किया, आर्य बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग हमें डाकुओं के साथ मिलकर हमारे परिवार का नाम खराब करेंगे? क्या तुम्हें कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता? आर्य को कभी नहीं लगा था कि उसके चाचा इतने तेज दिमाग के होंगे और तुरंत समझ जाएंगे कि वहां कुछ तो गड़बड़ थी। उसे लग रहा था कि वो अपने मन की सारी बात अपने चाचा को बता दे, ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसके चाचा उसका साथ जरूर देंगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी बात अपने चाचा को कैसे समझाएगा। वो सोच रहा था कि क्या अगर वो ये सारी बात अपने चाचा को बता देता है तो क्या उसके चाचा उसकी बात पर विश्वास करेंगे। तभी विराट ने आर्य को यकीन दिलाते हुए कहा, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है वो मुझे बता दो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ये बातें कैसे पता चली और तुमने उसके बाद क्या किया, पर तुम्हारे चाचा हर हाल में तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हें इस बात के लिए कभी दोषी भी नहीं ठहराएंगे। शायद विराट को पता चल गया था कि आर्य के दिमाग में कुछ तो बात थी, या फिर कुछ तो उसे ऐसा पता था जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आर्य ने पूरी बात बताने से पहले कुछ सोचते हुए कहा, चाचा, मैं आपको बताना चाहता हूं लेकिन मुझे नहीं पता कि आप मुझ पर भरोसा करोगे या नहीं। फिर भी मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहता हूं। आर्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
असल में मैंने एक सपना देखा था और उसके बाद से ही मैंने इन सब को लेकर थोड़ा सावधान हो गया। उसने फैसला कर लिया था कि सपने में उसने जो कुछ भी देखा और उसके बाद जो भी हुआ वो सारी बात वो अपने चाचा को बता देगा। जब आर्य वो सारी बातें अपने चाचा को बता रहा था तभी उसने देखा कि आर्य के शरीर में अलग सा ही बदलाव था और वो जब बात कर रहा था तो उसके चेहरे पर दुख भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो ये बता रहा था कि आर्य ने ये बातें अपने मन में कितनी मुश्किल से छुपा रखी थी। वो बातें उसके लिए इतनी बड़ी थी कि उसे अपने अंदर रखना भी आर्य के लिए बहुत दर्द भरा था। अपने भतीजे की बात सुनते हुए विराट राठौड़ भी बहुत सीरियस हो गया। उसे भरोसा हो गया था कि ये आर्य का जो सपना था वो कोई नॉर्मल सपना नहीं था। आर्य ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने सपने में देखा कि मुझे ऐसे ही रंधावा परिवार की औरत के साथ बदनाम करने की कोशिश की गई और फिर सब लोगों ने मिलकर मेरा जुर्म साबित कर दिया था और इसकी वजह से जो आपका प्रमोशन होने वाला था वो भी खराब हो गया था। उसके बाद दादाजी को रंधावा परिवार में पेंटिंग देखने के लिए बुलाया गया था और आखिर में उस पेंटिंग को भी नकली बताकर दादाजी को सबके सामने बेइज्जत कर दिया और उन लोगों ने उन्हें धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया था, जिसकी वजह से हमारे परिवार का नाम खराब हो गया था। और फिर रातों रात लूथरा परिवार को अचानक से डाकुओं के साथ मिलकर मार दिया गया था और उनके सारे सामान, जमीन और पैसों को लूट लिया गया था। और जब सरकारी लोगों ने इस बारे में तहकीकात की तो सबने लूथरा परिवार की मौत का इल्जाम हमारे परिवार पर डाल दिया और सबूत के तौर पर उनको लूथरा परिवार के पास वो जेड पेंडेंट मिलता है जो इस वक्त आपके पास है। बस इसी जेड पेंडेंट की वजह से पूरे भोपाल के लोगों ने हमारे परिवार को इस जुर्म में फंसा दिया। आर्य ने थोड़ा रुककर आगे बोलना जारी रखा, और हां, ये जो जेड पेंडेंट आपके पास है वो ऐसे ही कहीं पर खो गया था और बहुत ढूंढने के बाद जब आपको वो नहीं मिला तो आपने सोचा कि शायद वो गलती से कहीं गिर गया होगा, इसलिए आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब विराट राठौड़ आर्य की बात सुन रहा था तो उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था और आखिर में तो वो ये सारी बात सुनकर सदमे में ही चला गया। जब आर्य ने देखा कि उसके चाचा कुछ भी नहीं कह रहे हैं तो अचानक से उसने अपने चाचा से सवाल करते हुए कहा, चाचा जी, क्या आपको भी लगता है कि अचानक मैं बहुत ज्यादा बदल गया हूं? विराट राठौड़ ने किस तरह खुद को संभाला और फिर उससे सवाल किया, क्या तुम्हारा अचानक से बदल जाना भी उस सपने से जुड़ा है? क्या विराट राठौड़ को अपने भतीजे के सपने पर यकीन होगा? क्या आर्य के सपने का सच जानकर विराट राठौड़ उसका साथ देगा? आखिर आर्य को यह सपना क्यों आया था और क्या वो इसकी मदद से अपने परिवार की जान बचा पाएगा?